हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओनो स्टडी। तो आप सबको पता, आप सबके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे होंगे। कुछ बच्चों के हो चुके हैं, कुछ के होने वाले हैं। तो जिन जिन का एग्ज़ाम हुआ है उन लोगों ने मेरे मॉक टेस्ट देखे होंगे, उनसे काफ़ी आप लोगों को हेल्प हुई होगी। और जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए मैं एक और धमाकेदार प्रैक्टिस क्लास लाया हूँ, जो है मेरी प्रैक्टिस क्लास 11। तो इससे पहले मेरी 10 प्रैक्टिस क्लास हो चुकी है। अगर आपने उसमें से कोई मिस कर दिया तो एक बार प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ मैथ्स बाय मनीष सर, एग्जाम प्रैक्टिस बाय मनीष सर सर्च करना और पहले 10 वीडियोस देख लेना। उसके बाद हम शुरू करते हैं 11th क्लास। तो ये आगे हेल्पफुल होगी। अभी आगे 30 तारीख तक जीडी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है अगले 8-10 दिन में है, 30 तारीख से पहले आपका एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरी देखिएगा। इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी जीडी की क्लास। और मैं आपको सिखाऊंगा कि पूरा का पूरा पेपर 10 से 15 मिनट में किस तरह से सॉल्व करना। हमें एसएससी जीडी में 90 मिनट मिलती हैं, उसमें से हमें मैथ्स में कम से कम टाइम लगाना है, 10 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट। 15 मिनट में हमें मैथ्स का पूरा पेपर सॉल्व कर देना है। बाकी 75 मिनट्स हम आप लोग दीजिएगा दूसरे सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो हमें बस क्वेश्चन पढ़ना, 10 से 12 15 सेकंड्स में उसका आंसर निकालना है। पूरा पेपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम में 15 सेकंड में सॉल्व करना है। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कागज का मूल्य 55 रुपये प्रति केजी है। यदि 1 किलो कागज से 192 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल कवर किया जाता है, तो 8 मीटर भुजा वाले एक घन को कागज से कवर करने में कितना खर्च होगा। 8 मीटर भुजा वाला एक घन, ठीक है। तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है, कागज से कवर करना है, मतलब उसके क्षेत्रफल को कवर करना है। घन का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। 6a कितनी ए होती है भुजा, भुजा कितनी दी है 8 गुणा 8। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल। अब देखो 192 स्क्वायर मीटर को कवर कर 192 स्क्वायर मीटर को कवर करने में लगता है 55 किलो, मतलब 192 स्क्वायर मीटर कवर हो जाता है 1 किलो कागज से। इतना क्षेत्रफल कवर हो जाता है एक कागज से। तो इतना क्षेत्रफल कवर होने में कितने केजी कागज लगेगा, इसे डिवाइड कर देंगे 192 से। जब मैंने इसे 192 से डिवाइड कर दिया तो वो आ जाएगा कागज का वेट कितना लगेगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 8 से काटा, 8 एक 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 24। तो 3 से 1 काट दिया 2। इसका मतलब ये हो गया 2 केजी। मुझे 2 किलो कागज लगेगा जो इस पूरे घन को कवर कर देगा। 1 किलो कागज 55 रुपये का, 1 किलो कागज 55 रुपये का, 2 किलो 110 रुपये का, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो जब आप लोग करोगे एग्जाम में, मैंने समझाया, मुझे 1 मिनट लगी, लेकिन आप लोग करोगे तो डायरेक्टली सिर्फ आपको इतना लिखना है और 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना था। घन देखो, घन का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है घन का क्षेत्रफल। डायरेक्टली लिखना 6 गुणा 8 गुणा 8। 192 स्क्वायर मीटर दिया हुआ, उसे इससे डिवाइड कर दिया, तुरंत आ गया 2 किलो। 1 किलो 55 का था, मतलब 2 किलो 110। ऑप्शन बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 3 संख्याएं 3:4:5 इस अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्तक 4200 है और उनका महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात कीजिए, पता लगाना है। तो देखो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3, 4 और 5। अगर 3, 4 और 5 का अनुपात है, अब देखो LCM और HCF, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक की बात है। सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। कि अगर आपको लघुत्तम समावर्तक की अच्छे से डेफिनेशन पता है कि वो चीज़ क्या होती है, महत्तम समावर्तक की डेफिनेशन पता है वो चीज़ क्या होती है, तो मुश्किल से 1 सेकेंड में निकाल लेंगे। तो देखो HCF क्या होता है, जो महत्तम समावर्तक होता है वो क्या होता है, महत्तम समावर्तक होता है वो बड़े से बड़ा नंबर जो इनसे कॉमन निकाला जा सके, तीनों संख्याओं से कॉमन निकाल सकूं, वो बड़े से बड़ा नंबर। तो मान लो वो नंबर x था, तो तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, तीनों संख्याएं हो जाएंगी 3x, 4x और 5x, ठीक है। क्यों, क्योंकि x ही तो HCF होगा और जो ये कॉमन मतलब x HCF होगा, और वही तो मैंने कॉमन निकाला था। और जब मैंने कॉमन निकाला तो तीनों में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही संख्या आ गई। तो संख्या हो गई 3x, 4x, 5x। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लो। इसका एलसीएम हो गया 3x, 4x, 5x। x से कट जाएगा 3, 4 और 5, बस एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या हो गया, कि एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम हो गया 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा x। ये हो गया एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4200। 4200, बस यहां से x निकल जाएगा। और x ही तो HCF था, x ही तो महत्तम समावर्तक है, x ही तो है वो नंबर जो कॉमन निकल सकता है तीनों से,
ठीक है, और वही है हमारा आंसर। बस यहाँ से मुझे x निकालना और कुछ नहीं करना। तो देखो x निकाल लेते हैं। ये हो गया, ये 5 चौक 20, ये 20 से कट जाएगा तो ये गया 20 दूनी 40, 20 से कम 20, 0 510 बचा 3, 3 से कट गया, ये आ गया 70। ठीक है, तो x आ गया 70, मतलब इसका महत्तम समावर्तक आ गया 70। इसका आंसर है 70, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है। समुच्चय मतलब होता है सेट की 7 संख्या लिखी हुई है मतलब एक ब्रैकेट में 7 संख्या लिखी हुई है और उनका माध्य कितना है, उनका माध्य है 81। उसके बाद वो कह रहा है यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है। अब एक संख्या हटा दी, एक संख्या हटाने के बाद कितनी संख्या बचेंगी, 6 का माध्य हो गया 78। ठीक है, ये 7 संख्या थी, इनका माध्य था 81, 6 संख्या थी, उसका माध्य है 78। हटाई गई संख्या का मान है। जब मैंने एक संख्या हटाई तो पूरी 6 संख्याओं का माध्य 3 से घट गया। ठीक है, एक संख्या हटाई तो 6 संख्याओं का माध्य 3 से घट गया। एक संख्या पे 3 घटा तो 6 पे टोटल कितना घट गया, 18। ठीक है, 18 घट गया। 81 और 78 3 का अंतर था, मतलब जो 6 संख्या थी, एक संख्या तो हटा दी तो जो 6 संख्या थी उनका माध्य भी 3 से घट गया। तो एक पे 3 का घटा तो 6 पे कितने का घटा, 18 का घटा। तो 18 का तो घटा, और जो संख्या हटाई थी वो एटलीस्ट वो 81 तो होगी, उसका माध्य भी 81 था तो 81, तो वो संख्या हो गई 99। समझ आया? दोबारा देखो, 7 संख्याओं का माध्य था 81, एक संख्या हटा दी, 6 संख्याओं का माध्य 78। तो एक संख्या जब मैंने हटा दी तो 6 संख्याओं का माध्य 78। इसका मतलब माध्य कम हो गया 3 से, 3 से माध्य कम हो गया जो 6 संख्याओं में कम हुआ। तो टोटल वो संख्या कितनी ज्यादा थी कि वो सबका 3-3 ले गई। जो संख्या हटाई है वो इस 6 संख्याओं का 3-3 ले गई। यहाँ 6 संख्या थी ABCDEF, तो इससे भी 3 ले गई, इससे भी 3 ले गई, इससे भी 3 ले गई, मतलब 18 ज्यादा ले गई ना। तो वो संख्या 18 तो होगी प्लस 81 जरूर होगी, क्यों? क्योंकि 81 उसका माध्य था। तो 18 और 81 वो संख्या होगी 99। ठीक है, आगे देखो, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी 99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ 1995 से 2001 की अवधि में किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा से किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा से उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाया गया है। तो मतलब आयात बटे अनुपात निर्यात का ग्राफ है ये किसी कंपनी का। 95 में इतना था, 96 में 97 से इतना था, तो आयात बटे निर्यात का ये ग्राफ है। तो इस पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यदि 1995 में कंपनी का आयात 247 करोड़ था तो 1995 में कंपनी द्वारा निर्यात कितना था? चलो देखते हैं 1995 में आयात और निर्यात का रेशो अनुपात कितना था। तो 1995 में आयात और निर्यात का अनुपात था 0.65। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ 1995 में आयात बटे निर्यात ये था 0.65। ठीक है, अब मुझे दिया हुआ क्या है? मुझे दिया है उसने आयात, तो आयात था 247, निर्यात मान लो x था तो 0.65 था। बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से x निकालना है, x उधर चला जाएगा, 0.65 से इसे डिवाइड कर देना है, यहाँ से x आ जाएगा 380। इसका मतलब जो निर्यात था वो 380 करोड़ का था, क्योंकि सब कुछ करोड़ में, तो करोड़ का था। बस आसान सा क्वेश्चन है, आंसर डी 380। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति है। तो देखो, ट्रेन 400 मीटर लंबी है और 300 लंबे पुल को पार करती है, मतलब टोटल उससे कुल दूरी कितनी चलनी है? 700 मीटर। 700 मीटर कुल दूरी चली, कितनी देर में चली? 70 सेकंड में चली। तो उसकी गति कितनी आ गई? गति आ गई 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब उस ट्रेन की गति है 10 मीटर पर सेकंड,
और तो लेकिन आंसर किस में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, तो इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं। आपको पता होगा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे लिख लेना, अगर किसी को नहीं पता हो तो अलग से लिख लेना कि अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 18/5। और अगर इसका उल्टा करना है, अगर मुझे इसका उल्टा करना है, इसका मतलब मुझे किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 5/18। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना, आसानी हो जाती है काफ़ी, मतलब टाइम बच जाता है हमारा कैलकुलेट करने में कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना, मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया सही, ऑप्शन 36 का डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा, यही कर लेते हैं। देखो 17 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई 9, 4.5 डिवाइडेड बाई 9, तो ये बचेगा 0.5। ठीक है, 9 पंजे 45 प्लस 13 छक्का 78, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, ये हो गया 0.78 प्लस 0.4, तो 0.78 और 0.4 0.82 और 0.82 और ये होगा माइनस का, तो 17 और ये हो गया 17.82 माइनस 0.5, 17.32। 17.32 कहाँ है, 17.32 नहीं है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, मतलब देखो एक बार, ये हो गया 9 पंजे 45 0.5, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, तो 0.78 और 0.78 और इसमें जोड़ा 0.4, ये गलत हो गया था, 0.82 नहीं बनेगा, ये हो जाएगा 0.78 में जब जोड़ा मैंने 0.4, तो ये हो गया 8 और 7 4 11, 1.18। ठीक है, और ये हो गया 17 में से 0.5 गए तो 16.5 प्लस 1.18, ये हो जाएगा 16 और 1 17 प्लस 6 8, 17.68, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो, आसान सा था, मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन था, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे बताना भी है, बोलना भी है, इसलिए थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, वो सब तो आप देख लोगे। बाकी आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वही रेखीय सारणी वाला क्वेश्चन है जो आयात बटे निर्यात का हम पहले कर रहे थे। तो ये कह रहा है किस वर्ष कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम था, मतलब निर्यात से आयात का अनुपात किस वर्ष अधिकतम था। ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पूरा नहीं आ रहा, अब देखो। हाँ, तो देखो क्वेश्चन है किस वर्ष कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम था। तो आयात से निर्यात अधिकतम कौन से वर्ष, मतलब अधिकतम कैसे होगा, अब ठीक है, अब देखो कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम था, तो अनुपात अधिकतम था, आयात और आयात बटे निर्यात का तो अनुपात लिखा हुआ ही है, तो देखो किस वर्ष अधिकतम है, 65 85 35 1.5, ये वाला सबसे अधिकतम है। बस इसमें कुछ भी नहीं देखना, ये देखना कब अधिकतम है, क्योंकि वही अनुपात तो इसमें लिखा हुआ है आयात बटे निर्यात का, उसी की वो बात कर रहा है कि आयात का निर्यात से अनुपात, इसे ऐसे पढ़ा करो, आयात का निर्यात से अनुपात, तो वही अनुपात मुझे देखना आयात बटे निर्यात, तो आयात बटे निर्यात का अनुपात सबसे ज्यादा है 1.55 और ये है 2001 में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यह नियत किया गया था कि 780 रुपये को PQR के बीच 1:2:3 के अनुपात में वितरित किया जाए, लेकिन गलती से वितरण इस अनुपात में किया गया, तो इस गलती से Q को कितना नुकसान हुआ। चलो निकाल लेते हैं Q को कितना नुकसान हुआ। पहले अनुपात था 1:2:3, ठीक है, बाद में अनुपात हो गया 1/2, 1/3, 1/4,
इसे सही से लिख लेते हैं। सही से लिखने के लिए हमें जो नीचे नीचे होता है उसका एलसीएम लेके, उसका लैसा लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, 3 और 4। इसका लैसा कितना आ गया? 2, 3 और 4। इसका लैसा आ गया 12। तो इसे पूरे को तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 12 से कर देंगे गुणा। इसमें भी 12 से गुणा किया, गुणा 12, इसमें 12 से गुणा किया 1/3 गुणा 12, और फिर किया 1/4 को 12 से गुणा। तो ये उस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में जो आसानी से हमें दिख जाता है। तो ये हो गया आगे 12 दूनी, ये हो गया 6:4:3। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि 780 रुपये को PQR में इस अनुपात में पहले डिवाइड करना था, मतलब दिया जाना था, लेकिन बाद में इस अनुपात में दे दिया गया। अब वो कह रहा बी को कितना नुकसान हुआ होगा। तो देखो निकालते हैं। अगर इस अनुपात में दिया जाता तो क्यू को कितना नुकसान हुआ होगा। तो क्यू अगर इस अनुपात में दिया जाता, तो क्यू को कितना मिलता, वो निकालते हैं। देखो क्यू को मिलता 2/3, 2 5 और 1 6 गुणा किसका? 780 का। 780 का इतना 2/6 पार्ट मिलता उसे। ये कितना हो गया? 6 कम 6, 6 कम 6, 6 6 18, 13 दूनी 26। इसका मतलब उसे मिलता है, यहाँ 0 रह गई, 260 रुपये। ठीक है, 260 रुपये मिलते क्यू को। लेकिन अब कितने मिले? अब उसे मिले 4/6 और 4 10 और 13। 780 का उसे 4/13 पार्ट मिला। ये तो 4/13 पार्ट मिला। ये हो गया 13 कम 13, 13 दूनी 32, 13 13 48, 13 चौक 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 छिंग 78 होता, अभी देखा था। तो 13 छिंग 78, तो ये हो गया 60, ये 240। तो अब मिले उसे 240 रुपये। पहले कितने मिल रहे थे? 260 मिल रहे थे, मिले हैं 240। तो नुकसान कितने रुपए का हुआ? 20 रुपये का उससे नुकसान हो गया। तो 20 इस क्वेश्चन का आंसर है। 20 कहाँ है? ऑप्शन सी 20 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद ये कह रहा है रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 का भुगतान किया। उसने पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर पर कुछ धनराशि उधार ली थी। तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी? तो चलो निकाल लेते हैं। हाँ देखो, अब हमें पता होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट, मतलब ब्याज बराबर PRT/100। ये फॉर्मूला तो लगभग सबको याद ही होगा। आगे देखो ब्याज कितना दिया है? 13,300। तो 13,300 ये है ब्याज दिया 13,300, ये हो गया ब्याज। उसने असल पूछी है कि रकम उसने कितनी लगाई थी, और 100, और 3 रेट दिए हैं अलग अलग साल के लिए। तो देखो पहले उसने 6% लगाया 2 साल के लिए, 6 2 प्लस, उसके बाद 9 लगाया 3 के लिए, तो 9 गुणा 3 प्लस, मैं कुछ नहीं कर रहा इस फॉर्मूले में, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 14, और कितने साल बचे? 2 हो गए, 3 5 हो गए, 4 साल बच गए। तो 14% लगाया उसने 4 के लिए। बस इस यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से सॉल्व कर लेना है, और यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू यानी कि रकम की वैल्यू आ जाएगी 14,000, कि उसने 14,000 रुपये लगाए थे। ठीक है, 14,000 रुपये उसने पहले इन्वेस्ट किए थे, जिस पे ब्याज की उसने 13,300 रुपये का ब्याज दिया है इस हिसाब से। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए सही, करेक्ट। ठीक है, आसान है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। ये कह रहा है ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी कर दी जाती है तो यह ट्रेन बी से 2 घंटे से कम लेती है। तो ट्रेन बी की गति क्या है? तो देखो एक दूरी है जो 800 किलोमीटर है। ठीक है, 2 ट्रेनें यहाँ से जाती हैं, एक ट्रेन ए जाती है, बी जाती है। अगर बी टी टाइम लेती है तो ट्रेन ए कितना टाइम लेती है? टी से 6 घंटा ज़्यादा लेती है, टी से 6 घंटा ज़्यादा लेती है। आगे ये कह रहा है कि अगर ट्रेन ए की गति को मैं दुगनी कर दूं तो वो ट्रेन बी से भी 2 घंटा कम लेगी। तो अगर इसकी स्पीड पहले x थी तो मैंने 2x कर दी, तो अब ये 2 घंटा भी कम लेगी। तो चलो ठीक है, देखते इसे करते हैं। ये कह रहा था देखो
पहले मान लो ये x स्पीड से जा रही थी, x स्पीड से चल रही थी, और t+6 में पूरा डिस्टेंस कवर कर लेती, यहाँ से वहाँ पहुँच जाती थी, जो है 800 किलोमीटर। जब इसकी स्पीड मैंने दुगनी कर दी, अब मैंने उसकी स्पीड कर दी दुगनी, ट्रेन ए की ही, मैं ट्रेन ए की बात कर रहा हूँ, ट्रेन ए की स्पीड पहले x थी और ये पहले टाइम लेती थी t+x, तो इतनी दूरी वो कवर कर लेती थी जो 800 है। बाद में स्पीड कर दी दुगनी, अब वो लेती है b से 2 घंटा कम। b कितना लेता है? t। b ट्रेन t टाइम में वहाँ पहुँचती थी, उससे 2 घंटा कम, तो ये हो गया t-2। अब ये दूरी आ गई, स्पीड गुणा टाइम क्या होता है? दूरी। तो ये भी वही दूरी है 800 मीटर, मतलब ये दोनों बराबर है, क्योंकि इसी 800 किलोमीटर के बारे में तो बात हो रही है ना। स्पीड गुणा टाइम, ये भी दूरी है वो भी दूरी है, दोनों बराबर है। यहाँ से देखो स्पीड तो कट जाएगी, ठीक है, स्पीड यहाँ से कट जाएगी, बस टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो t यहाँ से आ गया t+6 बराबर 2t-4, t बराबर आ गया 10, ठीक है, 10 घंटे। इसका मतलब अगर आप, ये तो मैंने पूरा बेसिक से बता दिया, अगर आपको डायरेक्टली पता होता है ना, जब कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता होता है कि जो टाइम का रेशियो होता है वो सी डायरेक्टली आ जाता है, स्पीड कट जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आगे देखो 10 घंटे आ गया। इसका मतलब हुआ जो बी ट्रेन है वो 10 घंटे में 800 किलोमीटर कवर कर लेती है। अगर 10 घंटे में 800 किलोमीटर कवर कर लेती है तो 1 घंटे में कितना करेगी? 80 किलोमीटर। आंसर हो गया बी ऑप्शन, ठीक है, आसान है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई की लंबाई है। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। r कितना दिया? 8। तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस दिया है 8, हाइट पूछिए, बस इसे सॉल्व करना है और हाइट निकाल लेनी है। यह आ जाएगा 8 से 8 कट गया, 8 दूनी 16, हाइट आ गई 16 पाई, ठीक है, 16 पाई ऑप्शन है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों की संख्या से गैर कहानियों की पुस्तकों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। बाद में कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या इतनी थी, कहानी की कुछ और पुस्तक खरीदी गई, अनुपात यह हो गया। खरीदी गई बुकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। देखो पहले अनुपात था कहानी की पुस्तक और गैर कहानी की पुस्तक का अनुपात पहले था 4:5, और वो कह रहा कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या थी 900। तो कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या 900 थी, तो ये कुल थी 900, तो एक यूनिट कितना हो गया? 900/4। 900/4 कितना होता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अच्छा उसके बाद 4 दूनी 8 5, इसका मतलब 225। एक यूनिट हो गया 225, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 225, ये हो गया 1200, ये हो जाएगा 5 पंजे 1 सेकेंड, इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 5 दूनी 10 और 25 पंजे 125, 1125। इसका मतलब गैर कहानी की पहले किताबें थी 1125, ठीक है। बाद में रेशियो कितना हो गया? 8:9। पुस्तकें कौन सी खरीदी गई? सिर्फ और सिर्फ कहानी वाली, गैर कहानी वाली तो खरीदी नहीं गई, तो ये तो अभी भी 1125 पुस्तकें ही होंगी, ये तो बढ़ी ही नहीं, कहानी की बढ़ गई हैं। अब यहाँ से 1 यूनिट निकाल लो, 9 यूनिट 1125 है, तो 1 यूनिट कितना हो गया? 1125/9। ये टेढ़ा नहीं सीधा ही लिख लेता हूँ कि अगर 9 यूनिट 1125 है तो 1 यूनिट कितना हो गया? 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये बचा 22, 9 दूनी 18, उसके बाद बचा 45, 9 पंजे 45, 1 यूनिट 125 है। 1 यूनिट अगर 125 है तो 8 यूनिट कितना होगा? 8 गुणा 125, ये हो गया 25 8 200, 1000, ठीक है। इसका मतलब अब कहानी की पुस्तक है 1000, पहले कहानी की पुस्तक थी 900, फिर 1000, मतलब कितनी खरीदी गई थी? 100 पुस्तकें खरीदी गई, तो इसका सही आंसर है 100, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियां खरीदी, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? इस तरह के लगभग हर प्रैक्टिस सेट में हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत आसान होता है, ठीक है। और लगभग अभी तक जितने भी एनालिसिस हुए हैं जीडी के, उसमें लगभग हर एनालिसिस में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है।
तो ये सब जरूर करके जाना अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ जिस टाइप का एग्जाम में हो रहा है कि सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, रेशियो से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे जैसे एनालिसिस आ रहा है, जैसे जैसे हम पेपर का पैटर्न समझ में आ रहा है, उसी तरह से प्रैक्टिस सेट को मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो एक बार ये सारे अब जो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं इन्हें जरूर देखेगा। तो देखो क्वेश्चन है, विक्रेता ने 1 रुपये में कितनी खरीदी? 10 टॉफियाँ। उसे चाहिए 25% का लाभ। इसका मतलब अब उसे 1.25 रुपये में बेचनी है वो ये टॉफियाँ। 1.25 में 10 टॉफी बेचनी है, तो एक टॉफी कितने में बेचेगा? 0.125 में। ठीक है, एक टॉफी बेचेगा। और 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगा? 1/0.125 जो होता है 8। इसका मतलब 1 रुपये में बेचेगा वो 8 टॉफियाँ। सही आंसर क्या हो गया? 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 70 लाख कीमत के फ्लैट का मूल्य 20% प्रति वर्ष की दर से मूल्य हासिल हो रहा है, तो कितने वर्षों में मूल्य घटकर 35,84,000 हो जाएगा? तो देखो जब क्रमिक रूप से मूल्य ह्रास हो या मूल्य का गेन हो, मतलब चाहे बढ़े या घटे, और मुझे साल ना दिए हुए हों, क्रमिक रूप से हो रहा है। ये ऐसा नहीं हो रहा कि 20% 70 लाख का ही घटेगा। पहले साल 70 लाख का 20% घटेगा, फिर जितना आएगा फिर उसका 20% घटेगा। तो क्रमिक रूप से डिस्काउंट होता जा रहा है, क्रमिक रूप से उसका मूल्यह्रास हो रहा है। तो अगर क्रमिक रूप से मूल्यह्रास होता है तो वो आता है A/P बराबर 100 प्लस रेट अपॉन में 100 और की पावर n। उसका ये फॉर्मूला होता है जब क्रमिक रूप से मूल्य ह्रास हो। कि और ये पूछा हो कि कितने साल मतलब कितने वर्षों में मूल्य घट के इतना हो जाएगा, तो वो निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला होता है। जिसको नहीं पता वो एक बार समझ लेना और याद कर लेना। ठीक है, कि कभी भी ये पूछा कितने वर्षों में मूल्य घटकर इतना हो जाएगा, और क्रमिक रूप से या तो सक्सेसिव कहते हैं, जैसे या तो सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हुए हो या सक्सेसिव तौर पे इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, क्रमिक रूप से ह्रास हो रहा हो चाहे क्रमिक रूप से गेन हो रहा हो तब। तो देखो यहाँ पे बाद में कितना अमाउंट हो गया? 35,84,000 इतना। पहले कितना था? 70 लाख। 70 लाख, 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 0 और आएगी। ठीक है, अब देखो 100 प्लस किस आर का मतलब रेट, किस रेट से हो रहा है? 20% से, तो 20 बटे में 100 की पावर n। ये कितना हो गया? 3 0 से 3 0 चली गई, 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से कट गया, ये आ गया 1000। ठीक है, इसे मैं वहाँ लिख लेता हूँ साफ साफ। ये हो गया, इधर से आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गई 512 बटे 1000। ठीक है, इसे जब सॉल्व करोगे 3 0 कट गई, ये 7 से कटा, 512 बटे 1000। इसे देखो ये हो गया 120 बटा 100। ठीक है, 120 बटा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 100 और 120। ठीक है, ये हो जाएगा 120 बटा 100, 0 से 0 कट गया, उसके बाद ये आ गया 6 बटा 5। ठीक है, ये आ जाएगा कट के 6 बटा 5। ये ऐसे ही रहने दो, एक सेकेंड रुको। हाँ, कहाँ पे थे हम? तो देखो हम क्रमिक ह्रास निकाल लेते, तो ये 100 प्लस 20, तो ये हो जाएगा एक सेकेंड। यहाँ पे ये प्लस नहीं, ये माइनस है, यहाँ पे ये गलती हो गई थी, ये होता है माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 80।
ये हो गया 80/100, 0 से 0 कट गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई 8/10, लेफ्ट हैंड साइड आ गई 8/10 की पावर n। ठीक है, अब दिख रहा होगा n कितना होगा, देखो 100 का क्यूब 1000, 8 का क्यूब 512, तो n की वैल्यू हो गई 3। इसका मतलब 3 साल में, 3 साल, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लैट की वैल्यू 70 लाख से इतनी हो जाएगी 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3 साल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू की मासिक औसत मासिक आय इतनी है। पी और क्यू की औसत मासिक आय इतनी है, तो पी और क्यू कुल कितना कमाते हैं? इतना कमाते हैं। ठीक है, एक महीने में। क्यू और आर की औसत आय कितनी है? तो क्यू और आर एक महीने में कमाते हैं 6450 गुणा 2, और आर और क्यू, आर और पी, इनकी औसत आय है 7300, तो ये कमाते हैं 2 गुणा 7300। ठीक है, एक महीने में। ये भी ऐसे लिख लेता हूँ, 2 गुणा कितनी थी 6450, तो ये कितना हो गया? ये क्या 8 दूनी 16 और 1 17, 17,000। ये हो गया 450, 6 दूनी 12, 12,000, और 6 दूनी 12, 12,000, और 450 दूनी 900। ठीक है, और ये हो गया 3 दूनी 600, और 7 दूनी 14, 14,600। ठीक, अब तो देखो P क्वेश्चन तो सबने देख लिया होगा, तो मैं थोड़ा इसे नीचे कर लेता हूँ। ये देखो, अब मुझे तीनों का औसत निकालना है, तो P मतलब इसे सॉल्व करते, अब इक्वेशन बनी है ये, एक तरह से इन्हें सॉल्व करते हैं। ये हो गया P प्लस क्यू प्लस आर का ट्वाइस, ये कितना आ जाएगा? इन तीनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 9 और 6 15, 9 और 6 15 का 5 बचा 1, 8 और 2 10, और 4 14 का 4 हासिल 1 2 3 4। ठीक है, तो P प्लस क्यू प्लस आर की कुल मासिक आय कितनी हो गई? P प्लस क्यू प्लस आर की कुल मासिक आय हो गई 22,250। इस 200 से डिवाइड कर दिया। निकालनी किसकी थी? क्यू की निकालनी थी। देखो क्वेश्चन में निकालनी थी क्यू की मासिक आय। ठीक है, यहाँ पे देखो Q की मासिक आय मुझे निकालनी है, और P प्लस आर एक महीने में कितना कमाते हैं वो मुझे पता है। P प्लस आर कितना कमाते हैं? P प्लस आर कमाते हैं 14,600, तो 22,250, इसमें से घटा दिया 14,600, ये आ जाएगी Q की मासिक आय। ठीक है, कितनी आई? 0 5 6 21 में से 14 गए 7, 7,650, तो Q एक महीने में कमाता है 7,650 रुपये। ऑप्शन ए 7,650। ठीक है, ऑप्शन ए 7,650। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं, तो एक दिन में 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे? तो देखो, एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले आदमी टोटल मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे वो देखते हैं। एक दिन में 6 घंटे काम एक दिन में 6 घंटे का काम करते हैं, 10 आदमी करते हैं। ठीक है, काम कितना है? और एक दिन में इतना काम करेंगे, एक दिन में तो होगा इतना काम, और 90 दिन में कितना काम करेंगे? इतना काम। तो ये हो गया कुल काम, इतना काम होना है, इतना काम होना है, इतने ही काम को, ये कुल काम है, इतना काम होना है कुल मिला के। अब मैं लेके आया 15 घंटे काम करने वाले, तो एक दिन में 15 घंटे काम करने वाले लोग 6 आए हैं, तो एक दिन में होगा इतना काम। एक दिन में 15 गुणा 6 इतना काम होगा। एक आदमी करता है 15 घंटे काम, तो 6 आदमी कितने घंटे करेंगे? इतना काम। तो एक दिन में इतना काम होगा। अब वो पूछ रहा कितने दिन में होगा, तो मान लो x दिन में होगा, तो बस यहाँ से दिन निकालने, कुछ नहीं करना, इसे सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा। तो ये आ गया, देखो इसे सॉल्व करते हैं, 15 छिक्का 90, ये आ गया, तो दिन आ गए 60,
इसका मतलब 60 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, 60 दिन में काम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 60 दिन में काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद, आसान है ना सब, आगे देखो। नेक्स्ट कह रहा है एक परिवार में 2 दादा दादी, 4 माता पिता, 6 नाती पोते हैं। दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष है। दादा दादी की औसत आयु कितनी है? 70 वर्ष। तो कुल एज कितनी हो गई? दादा दादी कितने हैं? 2, तो कुल इतनी एज हो गई, कुल इतनी उम्र हो गई उनकी। प्लस माता पिता की आयु है 40 और माता पिता कितने हैं? 4, तो ये कुल आयु हो गई माता पिता की। नाती पोतों की आयु है 12 वर्ष, 12, और कितने नाती पोते हैं? 6 नाती पोते हैं, 6। ये हो गई परिवार की कुल आयु। परिवार की कुल आयु का जोड़ इतना होगा, योग इतना होगा, परिवार की कुल आयु का योग होगा इतना। और परिवार में कुल कितने लोग हैं? मुझे औसत निकाला है, औसत ऐसी तो निकालते हैं, पूरी की पूरी आयु का मैंने लिया योग और उसे डिवाइड कर देंगे कुल कितने लोग हैं। तो कुल कितने लोग हैं? 2 दादा दादी है, 4 माता पिता, 4 और 2 6, और 6 बच्चे, 6 और 6 12, ये हो गया 12। इसे डिवाइड करके ये सॉल्व करो और ये आ जाएगा 31। इसका मतलब परिवार की औसत आयु है 31 वर्ष, ऑप्शन डी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 200, 300, 400 है। सुरेश 2000 में 1, 2, 3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है, तो उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तु खरीदी? चलो देखो, अनुपात दिया हुआ 2:3, 1:2:3। 200 रुपए की उसने एक वस्तु खरीदी इस अनुपात के अकॉर्डिंग, तो उसके 200 रुपए खर्च हुए। उसके बाद उसने 300 रुपए की 2 वस्तुएं खरीदी इस अनुपात के अकॉर्डिंग, तो कितने रुपए खर्च हुए उसके? 6,600। 400 रुपए की उसने 3 वस्तुएं खरीदी, तो उसके कुल मिला के कितने रुपए खर्च हुए? 4 तिया 12, 1200 रुपए खर्च हुए। कुल मिला के उसके कितने रुपए खर्च हो गए? 2000। अगर वो इसी अनुपात में वस्तुएं खरीदता तो उसके 2000 रुपए खर्च होते, लेकिन उसके कितने खर्च हुए? उसके 2000 ही खर्च हुए। इसका मतलब उसने इसी अनुपात में वस्तुएं खरीदी हैं, इसका मतलब उसने क्यू की 2 ही वस्तुएं ली हैं। आंसर C2। ठीक है, उसने क्यू की 2 ही वस्तुएं ली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा, इसे करो। इसे करते हैं, देखो 5.7 5.7 माइनस 0.4 ऑफ 7.4 में से 2.6 गया, ये आ गया 6.8, 5.8, 4.8। ठीक है, प्लस 57 को गुणा करना 301 से, तो बेसिक से मत करना। अच्छा, इसमें अप्रॉक्सीमेट नहीं लगा सकते हम। अगर आप ये सोचोगे 3.01 लिखा हुआ, 301 नहीं 3.01 लिखा हुआ, इसे मैं 3 मान लूँ, तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक बार ऑप्शन की तरफ देखना, ऑप्शन बहुत क्लोज है। 30.947, 30.937, 30.497, 30.397। अगर ये ऑप्शन दूर दूर होते, यहाँ 31, 32, 34, 35 ऐसा कुछ लिखा होता, तो मैं इसे 3 मान के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता। लेकिन ऑप्शन इतने क्लोज हैं कि मुझे इसे पूरा ढंग से करना ही पड़ेगा। तो देखो 357 की मल्टीप्लाई करनी है, 5.7 की मल्टीप्लाई करनी है 3.01 से, तो इसे मैं मान लेता हूँ कि 57 की गुणा करनी है मैंने 301 से। तो कुछ नहीं करना, 57 की 3 से कर दो, कितना हो गया? 7 या 21 का 1 बचा 2, 5 या 15 2 17। ठीक है, 2 0 लगा दो, बीच में 2 0 थी, और 57 एकम 57, 57 इसमें जोड़ दो, ये हो गया 171, 57। बेसिक से मत करने लग जाना, बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे टाइम यहाँ बचाना है कैलकुलेशन में। तो ये कितना हो गया? 171, 57। पॉइंट कितने के बाद था? 2 और 1, 2 और 1 3, 3 के बाद दशमलव लगा था, तो यहाँ भी 3 के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, क्लियर? ये मल्टीप्लिकेशन आसान हो गई। आगे देखो, प्लस 10, इसमें 10 जोड़ना है, बस। अब कुछ नहीं करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे पूरा सॉल्व करना है, और ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया 5.7 माइनस 48 दूनी 4 में, ये हो गया 8 चौक 32 का 2, 3 और 4 चौक 16 और 3 19, 2 के बाद पॉइंट, प्लस 17.157, 157 प्लस 10। ठीक है, इसे पूरा सॉल्व करो, यह आ जाएगा 1 मिनट 10। इसे पूरा सॉल्व करो और ये आ जाएगा 30.937। ठीक है, आसान है। अब तो कुछ भी नहीं करना, ये और ये तीनों जुड़ जाएंगे और उसमें से इसे घटा देंगे, उसके बाद आ जाएगा 30.937, 30.937,
30.937, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई कितनी होगी? तो देखो 1800 कमा सकते हैं 15 श्रमिक 10 दिनों में, तो एक श्रमिक 10 दिनों में कितना कमाता है? इतना। 1800 कमाते हैं 15 श्रमिक 10 दिनों में, तो एक श्रमिक 10 दिनों में कितना कमाता है? इतना। एक श्रमिक इतना कमाता है 10 दिनों में, तो एक श्रमिक एक दिन में कितना कमाएगा? इतना। एक श्रमिक एक दिन में इतना कमाएगा। ठीक है, अब देखो एक श्रमिक एक दिन में इतना कमाता है तो 8 दिनों में कितना कमाएगा? इतना। एक श्रमिक एक दिन में इतना कमाता है तो 8 दिनों में इतना कमाएगा। एक श्रमिक, अब 8 श्रमिक एक दिन में इतना कमाते हैं तो 5 दिनों में कितना मतलब एक श्रमिक 8 दिनों में इतना कमाएगा तो 5 श्रमिक कितना कमाएंगे? इतना। ये था एक श्रमिक एक दिन में इतना कमाता है तो 8 दिनों में इतना कमाएगा और 5 श्रमिक कितना कमाएंगे। बस इसे सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, कमाई आ जाएगी। ये आ जाएगा 480, ये आ जाएगा 480 रुपीज़। ठीक है, आसान है। आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक हैंडबैग पर 25% की छूट थी। मधु ने एक हैंडबैग खरीदा, उसे नगद भुगतान करने पर 10% की और एक्स्ट्रा छूट मिल गई। उसने 540 का भुगतान किया तो हैंडबैग पर अंकित मूल्य कितना था? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करो, मधु ने बाद में कितने रुपए दिए थे? मधु ने इन लास्ट में 540 रुपए का भुगतान किया। कब? जब उसे 25% और 10% की 2 क्रमागत छूटें मिल चुकी हैं। उसके बाद उसने भुगतान किया 540 का। 450 तो हैंडबैग पर अंकित मूल्य होगा ही नहीं। 450 तो 540 से कम है, उसे छूट मिल रही है तो उसका मूल्य कम होगा, ना कि ज़्यादा होगा। 450 नहीं हो सकता। अच्छा, 500 भी नहीं होगा, 500 भी 540 से कम है। कम पे छूट मिलेगी तो 500 से कम जाएगा, ज़्यादा तो होगा ही नहीं। अच्छा, 600 भी नहीं होगा। 600 क्यों नहीं होगा? 600 का 10% सबको दिख रहा होगा 60 होता है। जब मैंने 600 में से 10% घटाया, उसमें मतलब 60 रुपये घटाए तो 540 आ गया। 540 का तो उसने भुगतान ही किया है। 10% की ये छूट कहाँ गई? ये भी तो अभी मिलेगी, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी 800, वही आंसर है। ऑप्शन ए की बचा, करके देख लेना, वही आंसर आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये गेंद वाले क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे किए हैं और लगभग हर शिफ्ट में, अगर आप लोग रेगुलर एनालिसिस देख रहे हो एसएससी जीडी में, तो लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना है? देखो 18 गेंदों को बेचने पर 6 गेंदों की हानि हो गई। 18 गेंदें मैंने बेची, 6 की हानि हो गई, मतलब वो 12 गेंदों का लागत मूल्य है। वो 12 गेंदों का लागत मूल्य है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 गेंदों का लागत मूल्य है। तो 12 गेंदों का लागत मूल्य कितना है? 900। पूछा है एक गेंद का लागत मूल्य कितना है, तो एक गेंद का लागत मूल्य हो गया 900 बटा 12, बस 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 चिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, 75 रुपीज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद। फिर से वही सारणी का क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ है? इसका मतलब आयात से कम निर्यात हुआ है, निर्यात कम हुआ है, आयात ज्यादा हुआ है। ठीक है, अगर आयात ज्यादा, और जो सारणी है वो है आयात बटे निर्यात की। जो ये सारणी है इसमें आयात बटे निर्यात की है, निर्यात नीचे है, आयात ऊपर है। ठीक है, तो अगर आयात ज्यादा हुआ है, निर्यात कम हुआ है, तो जो रेशियो आएगा, जो अनुपात आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली चीज ज्यादा है और नीचे वाली चीज कम है। ये तो समझ आ रहा होगा। निर्यात आयात से कम है, तो आयात ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा, नीचे वाला कम है, तो इसका मतलब ये हुआ ये एक जो रेशियो आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा। तो बस देखो कहाँ का 1 से ज्यादा रेशियो है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है।
तो कितने वर्षों में एक से ज़्यादा है? 1, 2 और 1, 3। 3 वर्षों में एक से ज़्यादा है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, 3 वर्षों में आयात तो निर्यात से ज़्यादा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से किसी एक संख्या का गुणा किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? करके देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं, मैं एक कोई संख्या मान लेता हूं, मान लो 4 और 5, तो 5 चौक 20 ही मैं मान लेता हूं। ठीक है, कि मैंने 20 से, मुझे 20 को गुणा करना था 5/4 से, लेकिन मैंने कर कितने से दिया? 4/5 से। तो जब मैं 5/4 से करता तो मेरा आंसर कितना आता? मेरा आंसर आता 25। ठीक है, लेकिन मैंने गलती से 4/5 से कर दिया, तो 20 गुणा 4/5, 5 चौक 4 चौक 16। अब मेरा आंसर आ गया 16। तो मेरी ये त्रुटि हुई, तो कितने की त्रुटि हुई? 9 की त्रुटि हुई। 9 एक्स्ट्रा, मतलब 9 कम हो गए। और आना कितना था? सही कौन सा था? सही था 25। क्यों? क्योंकि 5/4 से उसे करना था, तो 9 की त्रुटि हुई 25 पे, गुणा 100। ये आ गया मेरा प्रतिशत, ये हो गया 36%। इसका मतलब 36% की त्रुटि हुई है। 36 कहाँ है ऑप्शन में? कौन से ऑप्शन में 36? 36 है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अच्छा, तो इसी के साथ हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है। और जिन जिन का एग्जाम है उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं बहुत जल्दी किस नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।